अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत अहम है। ये आप में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एंड तक कोशिश करें, इसको देखें। बल्कि देखनी एंड तक है। अगर अगर आप इसको क्रिमिनल ट्रायल को समझना चाहते हैं कि एक क्रिमिनल अगर वाक़या वक़ू हो जाता है तो किस तरह उसमें प्रोसीडिंग शुरू होती है और एंडिंग उसकी किस तरह होती है। तो उससे बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो क्योंकि मैं लेटेस्ट जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आपके रोज़मर्रा जो लाइफ के इश्यूज़ हैं उन पे एडिट कर रहा हूँ वीडियोस। तो उन पे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको क्रिमिनल ट्रायल के अबाउट बताऊँगा, इसको सीखने के बाद आप भी खुद को थोड़ा थोड़ा वकील समझेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट आपके लिए वो है कि क्रिमिनल ट्रायल में आप जब किसी वकील के साहब पास जाएँ तो आप उस सामने झल्ले बन के ना रहें कि वकील साहब होन गल साड़ी कितने दिगर पहुंची है। और वकील साहब भी इसी चीज़ का क्लाइंट से फ़ायदा उठाते हैं, मोस्टली देख सकते हैं आप। तो आप इतना पता होना चाहिए कि वकील साहब से पूछें, आप भाई मेरे क्रिमिनल ट्रायल में आईओ ने जो भी चीज़ आगे बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या उसमें चालान पेश किया, आगे मजीद क्या क्या उसमें एविडेंसेस हों। तो इस तरह की चीज़ों को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ताकि कोई कल को कल कोई मसला बने तो आप उसमें बिल्कुल ही सीधे ना बन के रहें। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं अब। तो उसमें ये है कि जब कभी आपके खिलाफ खुदा न खास्ता कोई क्रिमिनल कोई वाक़या वक़ू हो जाता है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई भी मसले मसाइल जो क्रिमिनल होते हैं, जो ज़ाब्ता फौजदारी में आते हैं। तो सपोज़ कोई लड़ाई कोई झगड़ा किसी जगह वक़ू हो गया है, तो सबसे पहले आपने थाने जाकर उसकी एफआईआर का इंदराज करवाना है। आपने दरख्वास्त लिखनी है सबसे पहले उधर जाकर, ठीक है। दरख्वास्त आपने देनी है लिख कर उन्हें। तो अगर वो उस पर एफआईआर काटते हैं तो ठीक है, वरना आपने हर इलाके का एक मुतल्लिका मजिस्ट्रेट होता है, इलाका होता है, तो जो जज होते हैं ये, तो आप उनके पास जाकर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके इस्तगासा फाइल करना आपने। तो जब वहाँ से आपके जो एविडेंस जज साहब देखते हैं और उन पर सेटिस्फाई होते हैं, एफआईआर का ऑर्डर होता है, तो वहाँ पर एक आईओ का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं उनको मुकर्रर कर दिया जाता है, जिस पर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या वर्क करते हैं, वो जो वाक़या वक़ू हुआ होता है जिस जगह पर, वहाँ जाकर अगर खून गिरा हुआ है तो उस खून के सैंपल लेंगे। अगर सपोज़ आप कर लें, अगर खून इस पर फर्श पर खुश्क हो चुका है तो वो टिश्यू जो रुई का होता है उसको थोड़ा सा उसको गीला करके, उनका एक तरीका होता है, उसको उसमें से उसके होते हैं उसके एक्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं ताकि उसमें उनका ऐड किया जाए, उसके नमूने जो होते हैं। सो उसके अलावा जो तीसरी सेकंड स्टेप्स होते हैं मजीद इसमें, जिसमें एक स्टेप ये होता है कि फिर वो ये देखता है कि इस लड़ाई में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, किसी गन का, पिस्टल का, किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, या फिर डंडों का इस्तेमाल किया गया है। ये चीज़ इसमें देखी जाएगी। तो इसके बाद वो कोशिश करेगा कि जो पार्टियां हैं दोनों, ठीक है ना, उनसे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करे और करेगा, दोनों को बुलाएगा। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, अगर एफआईआर हो चुकी है उसमें फिर एक इशू भी होता है कि मतलब कोई इनोसेंट जो लोग होते हैं, तो बड़ा मासूम किस्म का इंसान होता है, वो क्या करता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाता है और उसके खिलाफ एफआईआर हुई होती है, वो वहीं पर उसको पकड़ लेता है। तो कोशिश क्या करें, जो स्मार्ट बंदा होता है वो जिसको थोड़ा सा इसके अबाउट इल्म होगा, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब आपको बुलाएगा आपके बयान के लिए, रिकॉर्ड के लिए, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सेशन जज से अपनी पहले बेल करवाएगा, फिर उसमें जो रोप कार्ड होता है वो लेकर जाएगा ताकि उसको अरेस्ट ना किया जा सके। तो वो भाई कहेगा हाँ भाई मुझे क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है तो करें, वो करते हैं, तो कोई मसला उनके लिए नहीं होता। तो उसमें ये एक आपने एहतियात करनी है कि जब भी आपके साथ इस तरह कुछ हो, आपने सबसे पहले उसकी अपनी बेल लेनी है वो सेशन जज से। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो अब वो सपोज अगर वो एक साइड तो ये है, दोनों तरफ से मुद्दई और क्रिमिनल साइड से जो होते हैं डिफेंडेंट, वो अपने बयान करवा जाते हैं। अगर इनमें से कोई एक नहीं जमा करवाता, मतलब जो इल्ज़ाम जिस पे लगाया वो अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाता अगर, तो फिर क्या करेंगे, फिर वो जो पुलिस ऑफिसर होगा, आईओ होगा, तो वो मजिस्ट्रेट साहब को जाकर बताएंगे कि ये शख्स बुलाने के बावजूद नहीं आ रहा, इस तरह उसके नॉन बेलेबल जो वारंट होते हैं वो जारी हो जाएंगे। इस तरह आपका ही नुकसान होता है। तो आप कोशिश करें कानून से कभी ना भागें। जब आप कोर्ट जाते हैं बेल के लिए, इसका मतलब होता है कि आपने सरेंडर कर दिया, तो जिसमें कोर्ट भी आप पर पोलाइटली इस पर आप साथ आता है। तो बेहतर ये होता है आप फौरी तौर पर जाया करें।
जिस तरीके से मैंने बताया। फिर इसमें ये होगा कि जब वो आप सेकंड टाइम में भी नहीं जाते, जब नॉन बेल ऑफेंस हो जाते हैं आपके, फिर भी आप नहीं जाते, फिर क्या होता है, फिर आपको पुलिस ऑफिसर उसी कोर्ट में जाकर जज साहब से वही बात रिपीट करते हैं कि अभी इसके बावजूद नहीं आए, फिर आप इश्तिहारी करार दिए जाते हैं। तो उसमें जो आपको समझ आ गई होगी कि कब इश्तिहारी होता है बंदा, कि जब वो पेश ना हो, ठीक है जी। तो उसमें ये होता है कि आपका नाम पुलिस रजिस्टर में बाद में लिख लिया जाता है। तो इस तरह आपका अब हम आते हैं इस पुलिस की तरफ दोबारा से बैक, कि आप सबके जब उसमें रिकॉर्ड आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिकॉर्ड कर लेता है सब कुछ, मतलब वो इन्वेस्टिगेट कर लेता है वाकया किस तरह हुआ, कहाँ हुआ, वो एक चालान तैयार करता है। अब वो जो चालान होगा वो अब जमा करवाएगा जज साहिब को। तो जिसमें जज साहिब एक चार्ज फ्रेम तैयार करते हैं। फ्रेम एक होता है कि पेपर पर उनका लिखी होती है। तो उसमें अगर वो जिस शख्स ने जो एफआईआर में नामजद था शख्स, उस पर अगर उसमें वाकई ही प्रूफ के मुताबिक पुलिस वाले ने जो रिपोर्ट दी है कि हाँ भाई वाकई ही आईओ की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुजरिम है, इसने किया है, तो जज साहब एक बार उससे पूछते हैं बुलाकर कि आपके खिलाफ ये है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या आप ट्रायल की तरफ जाएंगे, मतलब आगे उसकी प्रोसीडिंग करेंगे। अब जब ट्रायल की तरफ बात जाती है तो मोस्टली यही होता है, जाहिर सी बात है ट्रायल की तरफ जाता है जो होता है क्रिमिनल, जो जिसने ऑफेंस किया हो। तो इसमें ये ट्रायल शुरू हो जाता है। तो फिर जो मुद्दई की साइड से है उसने प्रूफ करना है वेदर द क्राइम पर्सन वाज कल्प्रिट और नॉट, कि जिस पर एलिगेशन लगा है कि वो इसमें वाकई ही उसने जुर्म किया है या नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर जो जिस पर इल्ज़ाम लगा होता है वो कोर्ट जज साहब की नज़र में 100% मासूम होता है। अगर आपने भी उस पर एक इल्ज़ाम लगा दिया है और जो जज साहिब होंगे, कोर्ट होगी, वो भी अगर उसको एक मुजरिम के तौर पर देखेगा तो उसके लिए तो कोई फेवर नहीं है। तो कोर्ट उसको मासूम कंसिडर करता है, 100% मासूम करता है। अब आपकी जिम्मेदारी, जिसने इल्ज़ाम लगाया, जिसको मुद्दई बोलते हैं, उसने प्रूफ लाना, एविडेंस लाना है। शहादतें जो होती हैं उसमें एविडेंस में उसने प्रूफ करना है कि आया कि उसने वाकई ये जुर्म किया था, नहीं किया था। अब जो लोग मौके पर थे, वाकया वकू पर थे और जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया उनकी एक निशानदेही करवानी है उसने, उसके ऊपर सारा बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, जिसमें इसको हम बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन, कि जिसमें आपने अपने एविडेंस पेश किए सब कुछ मुद्दई की साइड से। अब सेकंड स्टेप होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। वो होता है कि जो इल्ज़ाम जिसने लगाया है उसका जो वकील होता है, अब वो मुद्दई के सवालों पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा कि आप अगर इस तरह कह रहे हो तो आप उस वक्त वहां क्या कर रहे थे मौके पर। तो उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, उसको कंफ्यूज किया जाए ताकि वो कोर्ट में कहीं भी थोड़ा सा डल मटोल करेगा, थोड़ा सा फंस जाएगा वहां पर। और बहुत से इनोसेंट होते हैं वो फंस जाते हैं उनके सवालों में आकर। तो वो जो भाई इसमें जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं, जो थोड़ा आसाब स्ट्रांग होता है और वाकई जिन्होंने इस चीज़ को देखा होता है, तो वो अपने उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। वही जज साहब के सामने स्टेटमेंट देते हैं जो वाकया हुआ होता है। तो अक्सर उसमें ट्रैप कर लेते हैं जो होते हैं वकील साहब दूसरी साइड से। सो अब जो एविडेंस होंगे, इनके बाद का प्रोसीजर ये होगा कि अब आपकी चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी है, मतलब आपके वकील ने भी कर लिए। तो इसमें आपका जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि वो वकील साहब ही जो मतलब मुलजिम है जो, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और वही बयान जो वकील साहब होते हैं वो आगे बताते हैं जज साहब को। तो इस तरह आपका एंडिंग हो जाती है इस चीज़ की। तो जज साहब इस सारी चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें आया कि इल्ज़ाम जिस पर लगाया गया है वो वाकई ही इसमें मुजरिम का मुर्तकिब है या नहीं, तो वहां पर वो फैसला सुना देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, सेक्शन 342, ठीक है जी। सेक्शन 342 कुछ कोर्ट को ऐसे उसमें इख्तियारात देती है, जिसमें दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वो चीज़ें ये हैं कि कोर्ट के माइंड में अगर कोई सवाल आया, उसने सोचा जज साहब ने कि यहाँ पर मुलजिम से कुछ सवाल करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मुलजिम इनोसेंट होता है कोर्ट की नज़र में, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आए तो कोर्ट में आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम, ठीक है। तो वो उससे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अपनी सर्टिफिकेशन के लिए मुलजिम से, कोर्ट खुद भी। तो जिसमें दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट ने लाजमी जिसमें पूछना होता है मुलजिम से, वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताइए कि क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जज को पता चल गया है जज साहब को कि ये शख्स मुलजिम ही इसका जिम्मेदार है जो जुर्म हुआ है। फिर क्या होता है, फिर उसमें जो ज़रूरी चीज़ जो जज साहब ने देखी ना,
कि इस बेस पर ये जिम्मेदार है इस जुर्म का, तो जज साहब ने लाजमी मुलजिम से पूछना है कि आपको मैंने जो मतलब जिस चीज़ से वो सेटिस्फाई हो रहा है कि ये जुर्म आपने वाकई ही किया है, ये प्रूफ्स आपके खिलाफ इस तरह हैं, तो अगर उस पर मुलजिम जज साहब को अपने उसके वकील जो हैं वो उस पर सेटिस्फाई कर पाते हैं कि नहीं ये इस पर नहीं है तो ठीक है, वरना उस बेस पर जो रीज़न बनी, रीज़न फॉर द डिसीजन जो होती है, उस बेस पर जज साहब उसको सज़ा सुना देंगे। तो ये सारा एक प्रोसीजर होता है। और यहाँ पर एक चीज़ शामिल होती है कि सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 जो ये कहता है कि अगर कोई एविडेंस, कोई गवाह पेश ना कर रहा हो मुलजिम, तो जो शख्स है वो खुद अपने आप को एज आ एविडेंस मुलजिम के शहादत के तौर पे अपने आप को पेश कर सकता है, कि जिसमें वो खुद ही अपनी गवाही देगा, लेकिन ये अंडर ऑथ होगा, उसको एक हल्फ देना पड़ेगा, जो कि आप हमारे नॉर्मली होता है कि हल्फ देने का तरीका आपको पता है कि एक गवाह अल्लाह को गवाह रख के, हाजिर नज़ीर रख के उसमें हल्फ दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता कि आप इस तरह अपने आप वो बनाकर इसमें झूठ भी बोल दें। तो हर चीज़ एक फेस से गुजरना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब आप भी थोड़े थोड़े खुद को वकील कंसिडर कर रहे होंगे। कोई भी क्रिमिनल वाक़या आपके खिलाफ होता है तो उसका प्रोसीजर इस तरह आता है। तो अब मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इसके अबाउट लॉ के अबाउट बताएंगे। क्रिमिनल आज की वीडियो में हम आपको क्रिमिनल का प्रोसीजर होता है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि जब कोई सिविल प्रोसीडिंग होती है, कोई सिविल वाक़या होता है, तो किस तरह स्टेप वाइज आगे उसमें आप जाते हैं, किस तरह प्लेंट तैयार करवाते हैं, इशूइंग ऑफ समन्स जो अगली पार्टी को दिए जाते हैं। तो सिविल की हम प्रोसीडिंग आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।